नमस्कार। लोकतंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। शाम के 6 बज गए हैं। टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। एक तस्वीर जो शायद अगर आपने देखी जरूर होगी, पर अगर गलती से भी आप भूल गए हो तो वो तस्वीर आपको जरा दोबारा दिखाता हूं। ये आज की है, कल वाली तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं। ये कल की इस बारे में बात करी थी। ये महिलाएं हैं और ये छठ का जो त्योहार है उसको मनाने के लिए यमुना नदी में पहुंची हैं। अब ये सब सरकारी कोई इंतजाम नहीं है कि कुछ ये फोम या झाग वाग लगा दिया है जिससे कि नदी सुंदर दिखाई पड़े। ये टॉक्सिक जहरीली नदी है। ये सब जो यहां पर है, ये सिर्फ नदी के अंदर का जो पोल्यूशन है वो आपको दिखा रहे हैं। उसमें ये महिलाएं यहां पर इस पानी को छूने से ही आपको बीमारियां हो सकती हैं। वो मजबूर हैं, अपना धर्म के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से वो यहां पर अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीर बदलने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और ये मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं क्योंकि 1994 से यमुना एक्शन प्लान पे 1, 2, 3 हो चुका। बार बार सरकारें बदली, दिल्ली में भी केंद्र में भी, बात सबने बहुत बनाई, पर अभी तक दिल्ली के लोगों को हाथ लगा है ये यमुना जो एक गंदे नाले से कम नहीं बची है। हर साल छठ पूजा पे श्रद्धालु जो हैं उनको इसी में मजबूर होना पड़ता है, अपनी श्रद्धा को इसी यमुना के साथ। मतलब ये नहाना इसलिए होता है कि आप अपने आप को स्वच्छ कर लें। अब क्या कोई इसमें अपने तन को स्वच्छ करेगा, मन की बात तो मैं लोगों पे ही छोड़ देता हूं। इस पर आज बात जरूर करेंगे क्योंकि बार बार उठता जा रहा है सवाल। केंद्र की गलती, बिहार हरियाणा की गलती, इस राज्य की गलती, उस राज्य की गलती। आज केंद्र से भी मंत्री लाएंगे, दिल्ली के भी मंत्री लाएंगे और उनसे पूछेंगे, कोई तो जिम्मेदारी उठाएगा लोकतंत्र में। इसी पर करेंगे आज बात। साथ में एक राज्य जहां पर 4 बच्चों की आईसीयू में मौत हो गई जल के, उस राज्य के मंत्री और हुक्मरानों से भी कुछ सवाल जवाब जरूर करेंगे। भोपाल की बात कर रहा हूं। दिल्ली देश की राजधानी, यहां पर ना हवा स्वच्छ है, पानी तो दूषित है ही, और साथ ही साथ डेंगू का भी कहर पूरे तरीके से दिल्ली वालों पे बरस रहा है। अब बताइए, एक विकासशील और इतने बड़े देश जिसको हम बात करते हैं कि दुनिया के मैप पे हमें जाना जाता है, उसकी राजधानी का यह हालात है। आज सिर्फ पानी की बात करूंगा क्योंकि इस पर राजनीति कई दिनों से लगातार जारी है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। इस महापर्व पर लोग यमुना नदी में फिर आज डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन मजबूरन उन्हें प्रदूषित नदी में जो हालात में डुबकी लगानी पड़ी उसे सोचकर ही आप सिहर उठेंगे। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो जैसे हमने कल भी दिखाई थी और आज भी दिखाई थी। यमुना की हालात जो है उसकी आपको, जो मेरे सहयोगियों ने जाकर वहां से जायजा लिया, उसकी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर नहाने आई और आपने देखा, एक बार कैमरा घूमेगा, पानी सफेद झाग, गंदा पानी, बदबू आ रही है पानी में से। तो थोड़ा डर भी लगा क्या कि बीमार तो नहीं हो जाएंगे? लगा था डर थोड़ा, लेकिन बीमार नहीं होते क्योंकि हम भगवान के नाम से आते हैं ना। आंटी कितने सालों से आ रही हैं आप? मैं तो 30 साल से आ रही हूँ। यही आती हूँ नहाने हर साल। 30 साल में कभी का तस्वीर नहीं बदली यमुना की? नहीं, पहले तो और गंदे आते थे सर, अभी तो थोड़ा सही भी है। पहले तो और गंदे आते थे। अच्छा, सरकारी दावे जो होते हैं, जो हमेशा एक बड़ा बजट निकाला जाता है कि यमुना साफ हो जाएगी, गंगा साफ हो जाएगी, वो सब खोखले नजर आते हैं जब आप लोग इसमें जाके स्नान करते हैं। हाँ तो क्या करूँ, नहाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी में नहाते हैं। अब आप देखिए, ये आईटीओ के किनारे का यमुना घाट है जिस पर कल बहुत राजनीति भी हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता आए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खूब इस बात को लेकर बहस भी हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए, हालांकि पानी का बहाव तेज है, यही वजह है कि आपको थोड़ा सा झाग कम दिखेगा, लेकिन आसपास अगर देखेंगे तो वाइट जहरीले पानी के ऊपर एक चादर आपको नजर आएगी। श्रद्धा ये है कि लोगों को छठ के दौरान यहाँ पर मजबूरी में आकर नहाना पड़ा है, लेकिन पानी कितना गंदा है इसके पास खड़े होकर ही इसका एहसास हो रहा है। बहुत तेज बदबू के साथ ये पानी यहाँ से बह रहा है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर यमुना इतनी मैली अभी तक क्यों है, क्यों पिछले इतने सालों से तमाम दावे खोखले नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नव भारत। यमुना की क्या हालत है, इसकी तस्वीर आपने साक्षात देख ली। अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, सरकार को आप चुनते हैं, वादे जब बड़े बड़े किए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी। दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की यहां पे सरकार है, वो दूसरे राज्यों को ठहरा रही है कि इसमें उत्तर प्रदेश की गलती है, हरियाणा की गलती है, राजस्थान, सबकी गलती, पर उनकी गलती नहीं है। इस मामले पर बात करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। यमुना किसी राज्य की
बपौती नहीं है, कई सारे राज्यों से निकलती है। और इस यमुना का हालात ऐसा क्यों है, उस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, जिम्मेदारी किसकी है, इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। 2 मिनट में शेखावत साहब आपके पास आता हूं। उससे पहले कुछ बड़े सवाल हैं, और ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं आज, क्योंकि यमुना की जो गंदगी है, ये आपको कुछ ग्राफिक दिखाता हूं, ये डेटा आप देख लीजिए, इसको फुल फ्रेम दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि सिर्फ ये हवाई बात नहीं हो रही है। यमुना में औसतन करीब 2000 मिलियन लीटर पर डे का प्रदूषण होता है। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने पर ये खर्चे की बात करें तो 3 करोड़ प्रति मिलियन लीटर पर डे की कैपेसिटी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो 3 करोड़ रुपए में बन सकता है। अब 5000 करोड़ रुपए का ये पूरा समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट होगा। साल 2021 में जल शक्ति मंत्रालय का जो पूरा बजट था, वो बजट था यहां करीब 70 करोड़ के आसपास का, और दिल्ली को चाहिए करीब 5 करोड़ रुपए। तो सवाल यह है कि क्यों दिल्ली के मतलब इतने बड़े फंड से क्यों थोड़ा सा दिल्ली को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कम से कम अब बात होती है कि दिल्ली में ही क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कम से कम दिल्ली सरकार के पास बहाने ना बचे, या उनके पास कोई बहाने है ही नहीं। क्यों यमुना नदी पर नजरअंदाज किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसको लेकर सीधे चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के पास। और जो आपने देखा आज यमुना का जो हाल है, इस पर क्योंकि लगातार राजनीति चल रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत साहब, यूनियन मिनिस्टर, जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, जब देखते हैं आप इस तरीके का प्रदूषण यमुना में, झाग से भरा हुआ पानी, और उसके अंदर लोगों को अपने त्योहार मनाने पड़ रहे हैं, छठ मनानी पड़ रही है, मिनिस्टर जिनकी शायद जिम्मेदारी है इन नदियों के लिए, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा सर, क्या सोचते हैं आप इसको देख के? देखिए, निश्चित रूप से मन में तकलीफ होती है, दुख भी होता है, और मेरी सारी संवेदनाएं उन सब माताओं बहनों के साथ में है जिनको आज ये कष्ट हुआ होगा, जिनके भावों को ठेस पहुंची होगी। सर, ये जैसे कि आपने बताया कि संवेदना को समझना होगा। जी जी, हमको इस विषय को इस दृष्टि से समझना होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर के प्रयागराज तक जो यमुना 1376 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, उसमें 22 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली शहर में आता है। अगर कुल लंबाई के अनुपात में देखें तो केवल 2%, लेकिन यमुना में जितना पोल्यूशन लोड आता है उसका 85% पोल्यूशन लोड जो है वो इस दिल्ली शहर से में आता है। और उसके कारण से यमुना की स्थिति जो है, आप हथनीकुंड बैराज से ऊपर देखेंगे, यमुना एकदम शुद्ध, साफ, स्वच्छ पानी से भरी है, लेकिन उसके नीचे प्रयागराज तक उसके जो हालात हैं, या चंबल नदी जहां आकर के मिलती है आगरा से नीचे, वहां तक के जो हालात हैं वो हम सब देख ही रहे हैं जी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? निश्चित रूप से हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन प्रारंभ किया तो उन्होंने एक स्पष्ट संकल्पना हम सब के सामने रखी, देश के सामने रखी, कि जब हम गंगा की बात कर रहे हैं तो केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं, गंगा की सहायक नदियाँ, उसके बेसिन की सारी उपनदियाँ, लेवल 1, लेवल 2 ट्रिब्यूटरी सब साथ में होगी जी। गंगा पर काम करने के साथ साथ में, क्योंकि सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना है, इसलिए हमने यमुना पर भी काम करना प्रारंभ किया। 2345 करोड़ रुपए की 1985 MLD, लगभग 20 करोड़ MLD, 20 करोड़ लीटर पानी को रोज शुद्धिकरण के योजनाएं हमने स्वीकृत की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि योजना पूरी होने का जो सामान्यतः समय लगता है, देश भर के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 2 साल लगता है आवंटन से, सैंक्शन होती है उससे लेकर के जब फंक्शनल होती है उसके बीच में STP प्लांट और उसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। दुर्भाग्य से दिल्ली में टेंडर करने में भी 2 साल से ज़्यादा का समय लगा, और उसके बाद में वो जो 2 साल का बचा हुआ समय था कि जिसमें पूरी हो ही जानी चाहिए थी, 1.5 साल का 2 साल का समय, उसके बजाय अब ये योजनाएं जो 2016 में टेंडर हुई थी वो भी अभी अटकी हुई हैं, 18 वाली भी अटकी हुई हैं, 19 वाली भी अटकी हुई, सब टाइमलाइन से पीछे चल रहा है। दिल्ली सरकार का तो ये जो अकर्मण्यता और उदासीनता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के,
दिल्ली सरकार का इसके ऊपर हर बार यही जवाब होता है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी उदासीनता और अकर्मण्यता इसकी। बिल्कुल सर, तो दिल्ली सरकार का इसके ऊपर बड़ा सीधा जवाब होता है कि देखिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको लेकर ये जो बिल्कुल फुटबॉल की तरह से पूरे बार बार बात आगे पीछे जाती रहती है, तो जिम्मेदारी कहां तय होगी सर? देखिए, मैं अगर इस विषय में अरविंद केजरीवाल साहब यदि ये कहते हैं कि जो है केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वाटर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य को करना है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ एक दो। दिल्ली में एक सबसे बड़ी परियोजना है कोरोनेशन पिलर की। 2016 में कोरोनेशन पिलर परियोजना की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से बनाएगी। केजरीवाल साहब ने बड़े धूम धड़ाके से इसको जो है घोषित किया और कहा कि हम जो क्लीन यमुना का वादा लेकर के आए थे, हम उसके तहत इसको पूरा करेंगे जी। 2018 तक इसको पूरा कर देंगे, ऐसे वादे किए गए। 2018 में उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अनुरोध किया, क्योंकि हमारे पास में पॉसिटी ऑफ फंड्स है, हमारे पास में पैसा नहीं है, इसलिए हम इसको टाइम पे पूरा नहीं कर सकेंगे। भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री आदरणीय नितिन जी ने उस समय इसके ऊपर जो है रेट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग मॉडल पहली बार देश में लेकर के आए और उन्होंने कहा कि 50% पैसा भारत सरकार देगी प्रोजेक्ट का, आप प्रोजेक्ट को टाइमलाइन पे कंप्लीट करो। ठीक है। पैसा दिए जाने के बाद में भी आज 18 में पूरी होने वाली परियोजना 19, 20 और 21 पूरा होने वाला, अभी तक पूरी नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, आपने कहा कि जो नजफगढ़ में ड्रेन 7 STPs बनने थे नजफगढ़ पे, ठीक है, उन 7 STPs में जो है केवल कागजी कल्पना की गई। कागजी कल्पना के आधार पर NGT में उन्होंने एक प्रपोजल दे दिया कि हम इस तरह से इसको क्लीन करेंगे। NGT के आदेश के बाद 345 करोड़ रुपए की भारत सरकार ने योजना सैंक्शन कर दी, 45 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दे भी दिए। आज तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? छतरपुर में 2018 में NMCG ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, इन्होंने प्रपोजल दिया, प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, प्रोजेक्ट आज तक काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिली। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार जिम्मेदार है या दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है? ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर जो है वो फोड़ना, ये केजरीवाल साहब की और दिल्ली की सरकार की आदत और उनका पर्यायवाची बन चुके हैं। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसने कुछ तथ्य रखे थे, इस फरवरी 2021 की ही बात कर रहा हूं, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो वाटर क्वालिटी है वो बेसिकली 100 ऐसी ड्रेन्स उन्होंने चिन्हित करी हैं जो दिल्ली, जो पूरे जमुना के अंदर सीधा सीधा जो पोल्यूटेड वाटर है या अनट्रीटेड वाटर है उसको डिस्चार्ज करती हैं। इसमें से 2 हिमाचल प्रदेश, 52 उत्तर प्रदेश, 20 दिल्ली, 26 हरियाणा में हैं जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं। अब सर, इस पे सवाल ये आता है कि सिर्फ दिल्ली सरकार का, जैसे आपने खामियां गिनाई, क्या बाकी जो राज्य हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उसके लिए भी कुछ करा गया है या सिर्फ दिल्ली सरकार के ऊपर ही आरोप है? ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उत्तराखंड के सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश में सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइमलाइन के साथ में चल रहे हैं। केवल दिल्ली में जो है, क्योंकि हम टोटल 100 ड्रेन्स की बात तो करते हैं, लेकिन मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में कहा कि टोटल पोल्यूशन जो इन्फ्यूज होता है यमुना में, उसका 85% हिस्सा दिल्ली में इन्फ्यूज होता है। इसलिए 85% रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की आपकी है, केवल 15%। और क्योंकि वहां पानी का वॉल्यूम इतना है कि वहां वो डाइल्यूट हो जाता है। मैं कहता हूं कि हथनी कुंड बैराज से ऊपर जाकर के देखिए, आपको कहीं अशुद्धि दिखाई देती है, कहीं झाग फेन दिखाई देता है। क्योंकि दिल्ली में इस तरह के परिस्थितियां हैं, दिल्ली में इस तरह का पोल्यूशन लोड हो रहा है और लगातार उस पर जो है किसी भी तरह की कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही, उसके कारण से हो रहा है। और सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एक तरफ छोड़ दीजिए, CETPs की बात करिए, जितने CETPs जो है वो यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन CETPs में से एक भी CETP, 13 में से एक भी CETP जो है वो मानकों को, या एक आध को छोड़ सकता हूं, शायद एक आध को छोड़कर, तो जो तय स्टैंडर्ड्स हैं जी, जो लेट डाउन स्पेसिफिकेशंस हैं NGT के और CPCB के, उनके अनुरूप उत्सर्जन नहीं कर रहा है। उसके लिए भी क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा जिम्मेदार है?
मैंने फिर कहूंगा कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत से बाज आइए जी। अपनी अकर्मण्यता, अपनी जो है लेथार्जिकनेस जो आपके जल बोर्ड में है उसको दूर करिए, ताकि कम से कम आने वाले वर्ष में तो छठ पूजन करने के लिए जब मेरी माताएं बहनें जाएं तब उनको इस तरह के कष्ट से रूबरू न होना पड़े। अंत में सर, इसके आगे जाकर अब क्या आपकी मिनिस्ट्री का प्लान है? अगर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही तो यमुना को ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हम 1992 से देख रहे हैं यमुना एक्शन प्लान 1, 2, 3 आ गया, अब तक उस यमुना का भला तो हुआ नहीं है। वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट जो, क्योंकि पानी में एक जो एनजीटी है और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं थोड़ा पानी का फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा, वो 2025 तक अभी उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो आपकी मिनिस्ट्री करेगी क्या? देखिए, वाटर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की होगी, लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे जो है 3 बांधों की परिकल्पना की गई है, रेणुका जी, किशाऊ और लखवार में। 3 में से 2 बांधों को हमने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया है, स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। किशाऊ में भी मैं मानता हूँ कि जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा। और जब पानी की उपलब्धता और बढ़ेगी तब जिस तरह से हमने गंगा में एनवायरनमेंट फ्लो को नोटिफाई किया है कि कम से कम इतना पानी तो नदी में बहेगा ही, वो नदी का अधिकार का पानी है, उसे नहीं रोका जा सकता, हम उसको भी सुनिश्चित करेंगे ताकि आने वाले समय में प्रवाह बना रहे, ताकि ये पोल्यूशन की समस्याओं का समाधान लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है उसमें लाई जा सके। आप सर मिनिस्टर हैं तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो तू मैं चलती रहती है, वो हरियाणा को कह रहे हैं, वो दिल्ली को कह रहे हैं, वो यूपी को कह रहे हैं कि तीनों कम से कम चारों सरकारों को मिल बैठकर कुछ उनका समाधान निकाला जा सके, एक बड़ा एक्शन प्लान बन सके। आप उन्हें बुलाया है या बुलाएंगे? पहले भी हमने इस विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करने का प्रयास किया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं दिल्ली हरियाणा को दोष देता है, हरियाणा पंजाब को दोष देता है, पंजाब उत्तर प्रदेश को दोष देता है, सब अपने अपने अलग अलग तरह से उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो कुछ परिस्थिति है उस परिस्थिति में बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, जितना पानी है उस परिस्थिति में हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आज अगर हम जो है जो बेंचमार्क बने हुए उस बेंचमार्क के अनुरूप अगर ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली में आज जो संकट है, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही नहीं होती। 100% समाधान नहीं होगा, लेकिन कुछ समाधान निश्चित रूप से अवश्य हो जाएगा। और 100% समाधान तो मैंने जैसा आपको कहा कि ऊपर के 3 बांध बनने के बाद में जो पानी की उपलब्धता होगी और तभी जब हम अविरलता को सुनिश्चित कर पाएंगे तभी होगा। उसके लिए हमको वाटर यूज एफिकेसी पे भी काम करना पड़ेगा, राज्यों को भी अपने शेयर्स में से कुछ पानी छोड़ना पड़ेगा, वो अलग लंबा विषय है, दीर्घकालिक विषय है। लेकिन अभी वर्तमान में जो पानी सुवेज ट्रीटेड, अनट्रीटेड सुवेज जाता है या सेमी ट्रीटेड सुवेज जाता है या अनट्रीटेड और सेमी ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाते हैं, कम से कम उनको रोकने के ऊपर तो शीघ्रता के साथ में काम किया जा सकता है। जो तय हुई परियोजनाएं जो चालू हो गई हैं या चालू हो सकती हैं उनको इमीडिएटली पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें एक ओवरव्यू देने के लिए कि इस पूरी समस्या का किस तरीके से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समाधान हो सकता है। उम्मीद यही है ना सिर्फ दिल्ली सरकार, जिसके ऊपर अब सीधे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अब समय से अपना काम पूरा नहीं करा, बाकी सरकारें भी, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का कुछ जो नदी है वो किसी एक राज्य की जागीर नहीं है, हम सबका उस पर अधिकार है, तो कम से कम अपने हितों से ऊपर उठकर उसको देखना जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र शेखावत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो गजेंद्र शेखावत जी को आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से जो भी संसाधन दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर पूरी सजगता से काम नहीं कर रही, अपने टारगेट्स को भी मीट नहीं कर रही है। बात घूम के फिर आ गई कि जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेगी? उनके मंत्री जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उनके पास भी आपको ले चलेंगे, पर कुछ सवाल है जो दिल्ली सरकार से सीधे सीधे पूछे जाने चाहिए और हम पूछेंगे भी। अभी 7 साल में यमुना की सफाई के लिए कितना खर्च हुआ और क्या क्या किया गया? सिर्फ छठ के मौके पर ही यमुना का मुद्दा क्यों याद आता है? यमुना के कुल प्रदूषण का 76% हिस्सा, जैसे कि आपने सुना अभी गजेंद्र शेखावत जी को, ओखला के बीच में, वजीराबाद से ओखला के बीच में होता है, तो ऐसे में बाकी राज्यों को ही क्यों कोसा जा रहा है? और क्या दिल्ली सरकार इसके ऊपर अपनी ओर से कैसे कैसे और क्या क्या काम करेगी? गोपाल राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। गोपाल राय जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी गोपाल राय जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? उधर से आवाज नहीं आ रही है, कुछ समस्या है, इस समस्या का छोटा सा समाधान जल्दी से फटाफट निकलवाते हैं। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए,
गोपाल जी से हम ये समस्या थोड़ी सी ठीक करते हैं। उसको ठीक करने से पहले मैं आपको, आज हमने एक छोटा सा काम किया, हमने यमुना में अलग अलग जगह पर जाकर यमुना की स्थिति क्या है उसको देखा, आपको भी दिखाते हैं। जिस यमुना को पौराणिक ग्रंथों में पूजनीय बताया गया है, जिस यमुना में स्नान को आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बताया गया है, उस यमुना की स्थिति को आप देखिए कि ये कैसे धीरे धीरे एक जहरीले पानी के तौर पर ये तब्दील होता जा रहा है। यमुनोत्री से जब यमुना निकलती है तो वो 1400 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करके प्रयागराज में जाकर के संगम में वो मिल जाती है। लेकिन उस यमुना को देखिए कि आखिर ये दिल्ली में पहुंचते पहुंचते इसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो जाती है। कि महत्ता को तमाम तरीके से बताया गया है यमुना के, जो धार्मिक ग्रंथों में हम देखें, लेकिन अगर वास्तविक स्थितियों को देखने की कोशिश करें तो देखिए कि किस तरीके से यमुना जो है वो पूरे तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि किनारे में जो है वो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लोग जो है अपनी जो है भले ही वो अपने आध्यात्मिक दृष्टि से ये तमाम जो है वो जो उनकी जो रिवायत है उस रवायत को पूरा करते हुए वो यहाँ पर आकर के वो प्रवाह करते हैं, लेकिन देखिए कि वो जो है यमुना को कितना। चलिए, गोपाल राय जी को अब मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, ऐसा मुझे बताया गया। गोपाल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, अभी गजेंद्र शेखावत हमारे साथ थे, जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो कह रहे थे कि दिल्ली सरकार अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय से पूरा नहीं कर पाती है और उसके बाद सिर्फ औरों पर उंगली उठाती है। उन्होंने कहा कि ओखला से वजीरपुर के बीच में पूरी यमुना जो है उसका सिर्फ 2% हिस्सा यहां पे बहता है और इस 2% यानी कि 22 किलोमीटर के हिस्से में यमुना का पूरा 76% पॉल्यूशन होता है। सब उंगली औरों की तरफ। सर, आप दिल्ली सरकार पर कह रहे हैं अपना काम तो आप लोग टाइम से कर नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से कि ये पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया को पता है कि आज की तारीख में दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम करती है और जिस तरह से न सिर्फ काम करती है बल्कि परिणाम लेकर के आती है, तो मेरे ख्याल से इस संदर्भ में, काम के संदर्भ में मुझे अतिरिक्त बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक यमुना की बात है, यमुना को लेकर के जो कार्य चल रहा है वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त कार्य चल रहा है और उसको लेकर के काम हो रहा है। गोपाल जी, आपने कहा कि संयुक्त है और साथ में मिलकर काम चल रहा है। एनजीटी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि कम से कम दिल्ली के अंदर 20 ऐसी ड्रेन्स हैं जो सीधा सीधा पानी जो है, अनट्रीटेड पानी यमुना के अंदर डाल रही हैं। उसके लिए दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है? नहीं, उसको लेकर के जो अनट्रीटेड जो पानी जो यमुना के अंदर जाता है उसको लेकर के एसटीपीज बनाने के प्रोजेक्ट पे सरकार काम कर रही है, जिससे कि ट्रीटेड पानी यमुना के अंदर जा सके। सर, काम कर रही है ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। 11 प्रोजेक्ट हैं जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अतिरिक्त अंदर आते हैं। 2361 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। केंद्र सरकार कहती है कि ये हमने 11 प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार को दिए थे। अभी तक कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें टेंडरिंग नहीं हो पाई है, तो जिम्मेदारी कुछ तय होगी उसकी या नहीं हो पाएगी? सर नहीं, टेंडरिंग जो जिसकी टेंडरिंग नहीं हो पाई है उसकी टेंडरिंग होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा ना कि उस पर काम कर रही है, तो काम करने का मतलब ये है कि उसके प्रोसेस जो हैं, चाहे वो टेंडरिंग का प्रोसेस है, चाहे उसको वर्क ऑर्डर का प्रोसेस है, चाहे उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, उन सारे चीज़ों पे सरकार काम कर रही है। गोपाल जी, जब अरविंद केजरीवाल 2015 में चुनावी कैंपेन कर रहे थे, मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, 2013 में भी जब चुनावी कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था 5 साल दीजिए यमुना ठीक हो जाएगी। 2015 में उन्होंने कहा कि पूरा प्लान लेकर आए हैं यमुना को साफ करने का, हमें 5 साल लगेंगे, ठीक कर देंगे। 2017 में उन्होंने कहा कि बड़ी सारी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, 3 साल के अंदर यमुना के अंदर लोग रिवर फ्रंट पे जाएंगे, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बड़ी एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी। सर, ये सिर्फ चुनावी वादे हैं कि आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादे करती है? आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से जिस तरह से कोविड की सिचुएशन रही है, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट जिस तरह से स्पीड अप होने चाहिए उस स्पीड से ना हो करके, लेकिन उन चीजों को अब सरकार जो है स्पीड अप कर रही है और उन कामों को अमली जामा पहनाएंगे।
सर, अगर सरकार अपने कामों को तेज गति से कर रही है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मंत्री, आप भी और बाकी आपकी पार्टी के लोग भी आके सीधे सीधे कहते हैं देखिए हरियाणा की गलती है, वो दूषित पानी फेंक रहे हैं, दिल्ली अपनी बात क्यों नहीं बताती है? नहीं, दिल्ली अपनी बात भी बताती है, लेकिन आपको भी पता है कि जो अभी जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के दौरान, तो आपने भी देखा होगा यही जमुना जो है, जमुना का पानी साफ हो गया, नीचे धरातल तक दिख रहा था। जमुना तो यही थी। जमुना के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो पानी आता है वो केवल दिल्ली से नहीं आता है। दिल्ली में जो जमुना के अंदर पानी आता है वो पीछे से आता है। और ये चीजें को ये पहली बार नहीं हो रही हैं, पहले भी मतलब कोर्ट तक ये बात जा चुकी है कि जब हरियाणा से और पीछे से जब जहरीला पानी छोड़ा जाता है तो जिसमें उसके वजह से दिल्ली का जो पानी होता है उसमें जो है अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, झाग दिखने लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली सरकार को जो काम करना है वो दिल्ली सरकार करेगी, ये दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब पीछे से जहरीला पानी छोड़ा जाता है तो उसमें दिल्ली के लोग नहीं कर सकते और फिर वो तो कहा जाएगा कि हरियाणा से पानी आया है। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, आज दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन अगर पराली का धुआं आ रहा है बाहर से, तो पराली आज 46% शेयर कर रही है दिल्ली के पोल्यूशन में। तो ये बात तो सभी रिसर्च में आ रही है कि बाहर से आ रही है पराली का धुआं। 40% बाहर से आ रहा है, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं। पराली पर कंट्रोल होना चाहिए, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन उसके बाद भी 54% ऐसा धुआं होता है जो दिल्ली खुद जनरेट करता है। धुएं की बात से मैं थोड़ा सा एक सवाल और आपसे यमुना के बारे में ही पूछना चाहता हूं। 2019 में ये सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट है जिसने दिल्ली जल बोर्ड को ये डायरेक्शंस दिए थे और कहा था कि आपके जो वाटर ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट्स हैं वो 99% पे चलने चाहिए, 86% पे चल रहे हैं, इसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट दीजिए। आज की दिल्ली जो जल बोर्ड की रिपोर्ट है वो अभी भी यही बता रही है कि 86% पे ही आपके एग्जिस्टिंग एसटीपीज चल रहे हैं। नहीं, मैं दो बात कहना चाहता हूं कि जी, पहली बात यह है कि जितने आपके दिल्ली के अंदर दिल्ली यमुना को साफ करने के लिए, पानी को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो काम करने हैं उसको सरकार कर रही है। जो कहीं कमियां हैं उसको भी हम करेंगे। लेकिन अभी जिस वजह से चर्चा हो रही है कि जमुना में जो है अमोनिया का मात्रा बढ़ा हुआ है और झाग दिख रही है, इसलिए जमुना गंदी हो गई, तो वो गंदा पानी तो पीछे से आया है, हरियाणा ने छोड़ा है, भाजपा की सरकार ने छोड़ा है। तो मेरा कहना है दोनों इश्यूज को गड्ढमड करने की जरूरत नहीं है। दोनों दो इशू है। दिल्ली सरकार को जो काम करना है बेहतर तरीके से हम करेंगे, जहां कमियां उसको भी ठीक करेंगे, केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन जो आज अभी जो मुद्दा बना है उसमें चीजों को स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है कि आज जो पानी गंदा है, जो आज जो झाग दिख रही है, उसकी वजह क्या है, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। गोपाल राय जी, दिक्कत यही है कि सिर्फ क्योंकि छठ पूजा है और आज की बात कर रहे हैं, एक व्यापक इस पर प्लान की जरूरत होगी। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी राज्यों के साथ और केंद्र सरकार के साथ मिलकर जल्द ही इसका कुछ समाधान निकालेंगे आप? क्योंकि 2025 तक दिल्ली जो यमुना है उसके अंदर कोई वाटर का जो लेवल है वो तो नहीं उठेगा। नहीं, निश्चित निकालेंगे और उसके लिए हम हर फील्ड में प्रयास कर रहे हैं और इस फील्ड में भी हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। गोपाल राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही कर रहे हैं अगली बार जब छठ का समय हो तो जब आप हमारे साथ बैठें तो हम इस बारे में बात कर सकें कि कितना पानी बेहतर हुआ है, दिल्ली सरकार ने कितने बेहतर प्रयास करे हैं, और बाकी राज्यों से भी यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि हर साल इसी घटना पर यही इस तरह से बात करते करते जनता शायद बहुत जल्दी अब भूलेगी नहीं और शायद नेताओं को इस हेल्थ इमरजेंसी के लिए माफ भी नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी हमसे जुड़ने के लिए। वक्त हो चुका है, आपने सुन लिया दोनों, एक केंद्र सरकार का भी वर्जन सुन लिया, आपने जो दिल्ली सरकार है उसकी भी बात सुन ली। उनसे हमने जो सवाल थे हर तरह से वो जरूर पूछे और यही काम कम से कम लोकतंत्र में हमारा है। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न होता है उनके सामने उनके बच्चे की किसी भी हादसे में जान चले जाना, और ये कम से कम भोपाल में कुछ नवजात शिशुओं के माँ बाप हैं जिन्होंने कल ये अपने सामने जो दुस्वप्न है अपने सामने बिल्कुल साकार होता हुआ उनको दिखाई पड़ा। भोपाल की बात करता हूं, जहां हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों की मौत सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार होते रहते हैं, सरकारें बार बार आके इस पर लीपापोती करती रहती हैं।
इस हादसे के बाद परिजन जो हैं वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन्हें सुनकर शायद आपकी आंखें भर आएंगी। कई तरह की बातें कही जा रही हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये हादसा कम से कम हुआ कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय करने के लिए हमारे साथ मंत्री जुड़ेंगे भोपाल से। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो बच्चे थे, तुमने उसमें अंदर जाते जाते तो हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे नहीं मेरे को, दूध दर के बाहर ही आया था मैं, इतने में आग हो गई उसमें। मेरी बीबी सुल्तानी अस्पताल में भाई साहब ने दूध लेकर आया था बच्चों के लिए, इतनी सी डब्बी में। हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे। सब लोग बहुत दौड़ मच गई, बच्चों को लेने घर से बच्चों को लेने भी भेज दिया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के बाहर जितने चेहरे हैं, दुख से भरी हुई उतनी ही कहानियां हैं। किसी का बच्चा सिर्फ 10 दिन का था तो किसी का बच्चा महीने भर का। भाई एक बच्चे को नुकसान नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, सब बच्चे सही हैं, सब निकाल लिए बच्चों को। पूनम अपने नाती को लेकर अस्पताल आई थी। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब कहां अंदाजा था कि अस्पताल की घोर लापरवाही बच्चे की सांसों की डोर पर ही भारी पड़ जाएगी। हमारे बच्चे के बारे में पहले बोल रहे थे जिंदा है और अब कह रहे खत्म हो गया, और जबकि हमने हमारा बच्चा पहचाना जिंदा है। आग जब लगी थी तब आप इधर थे? हाँ, हम लोग ही घुसे थे, कोई नहीं आया था, ना मीडिया आया था, ना नेता थे। हम मेरी अच्छा, आपके हाथ आपने क्या? अंदर घुसे थे, लेकिन वो गेट ही नहीं खुल रहा था वो बच्चों वाला, इसलिए बाहर आ गए फिर से। वो बहुत धुआं हो रहा था। अथाह दर्द लिए कोई अपने भांजे के लिए बार बार पूछ रहा है, कोई भतीजे का हाल जानना चाहता है, कोई सिर्फ बच्चे को एक बार देखना भर चाह रहा है, कोई एक बार बच्चे से मिलना भर चाह रहा है। आमिर की भी शिकायत यही है, उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरा बच्चा 4 दिन का था। अभी क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले मुझे देखने भी नहीं दे रहा है, न दिखा रहा है। और रात में क्या बोला है? बताया था कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। ये जो परिजन हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, वो सच्चाई वो है जो कल्पना से परे है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं करना चाहेंगे। कि जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं कि 4 ही बच्चों की मौत हुई है, हम तो चाहते हैं कि 4 बच्चों की मौत भी नहीं होती, लेकिन जो दर्दनाक सच्चाई ये जो लोग बयां कर रहे हैं, जो चश्मदीद हैं, अगर ऐसा है तो ये दर्द जो है वो कल्पनाओं से कहीं परे है। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि ये जो किलकारियों का कत्ल का गुनहगार या जिम्मेदार कौन है। अस्पताल में आग इतनी भयावह थी कि कोई चाह कर भी अपने जिगर के टुकड़े को बचा नहीं सका। रमेश डांगी ने तो खिड़की के कांच तक तोड़े, बच्चों तक पहुंचने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खुद घायल होने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सके। दूध लेके गया था एक इतनी सी डब्बी में, दूध दर के 10 मीटर से गया होगा मात्र, इतने में इतना धुआं का उसमें हुआ ही नहीं। और बच्चा खुचा, उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को नहीं दिया। जिस हमीदिया अस्पताल से बच्चों की जिंदगी बचने की आस थी, वहां कमला नेहरू बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आग लगने से सब बर्बाद हो गई। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी तो धुआं भरने लगा, फिर बच्चों का दम घुटने लगा। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। मेरी बच्ची है 8 साल की, ऑपरेशन हुआ ही था तुरंत वहाँ, और अभी मुझे मिलने नहीं दे रहा है। और मतलब सुबह बोले कि तुम्हारी लड़की को 8 बजे दे देंगे, खत्म हो चुकी। अब कह रहे हैं थोड़ी जिंदी है। मैंने कहा हमको देख लेने दो, ना रात को देखने दिया मुझे, ना अभी देखने दे रहा। मेरी हालत देखो आप। दर्द की ये दास्तान बहुत लंबी है। मीडिया के कैमरे अस्पताल के आसपास जिस किसी भी चेहरे पर पड़े, सब मुरझाए हुए थे और सबके जुबान पर सिस्टम से शिकायत थी, सिस्टम से सवाल थे। बच्चे हैं ना ऊपर,
और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों को दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छे फोटो मोबाइल में फोटो दे दो हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो एक बच्चे हैं, जिनके सब औरतों के बच्चे, हमारा है, सबका बच्चा है। इन सारी बातों और तस्वीरों के बाद सवाल यही कि इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? किससे पूछा जाए कि अस्पताल में आग कैसे लग गई और लगी तो बच्चे बचाए क्यों नहीं गए? किससे पूछा जाए कि जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए उनके माँ बाप को कैसे समझाया जाए? और किससे पूछा जाए कि इस बेकार सिस्टम को ठीक करने के लिए अब क्या क्या किया जाए? गोविंद गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त इस बड़ी खबर पर सीधे बात करने के लिए मध्य प्रदेश से जो वहां के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हैं विश्वास सारंग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग साहब, लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं अभी की क्या स्थिति है और क्या अभी जांच में कुछ पता चल पाया है कि आग जो लगी वो किस वजह से लगी? देखिए, कल ही हमने जांच घोषित की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCS हेल्थ को ये जांच सौंपी थी कि पूरे मामले की जानकारी लें और कौन दोषी हैं इस पर सुनिश्चितता करें। और जांच चल रही है। कल 10 मिनट के अंदर ही मैं स्वयं वार्ड में पहुंच गया था और हमने 40 में से 36 बच्चों को बचा लिया था। 4 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उस हादसे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, उन बच्चों को तो हम नहीं ला सकते पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए सरकार की ओर से मदद हो रही है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत ही दुख भरी घटना है। हमने एक व्यवस्था आज और की है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे SNCU में हैं जिनके साथ पेरेंट्स नहीं रहते, पर हमने ये व्यवस्था की है कि उनके पेरेंट्स को हम दिन में 3 बार बच्चों को दिखाएंगे और उनसे चिकित्सकों से साथ उनकी बातचीत भी करवाएंगे। ये जो घटना हुई ये अब आपके ऊपर आरोप भी सीधा सीधा लगा रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की नेग्लिजेंस जो है वो सामने आ रही है। ऐसी 2 और घटनाओं का भी जिक्र किया कमलनाथ जी ने, उन्होंने कहा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो सर, आपको नहीं लगता इस घटना के बाद अब कुछ भी पूर्ति हो, बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों एक ICU वार्ड के अंदर, बच्चों के एक वार्ड के अंदर इस तरह की घटना घटित हो गई? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले ही कहा कि जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपराधिक मामला है और इस प्रकार से यदि बच्चों के साथ हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पर जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अब कमलनाथ जी, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात का दुख है कि इतने सीनियर लीडर जी, लेट मी फिनिश। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता यदि इस तरह से दुर्घटनाओं में राजनीति करेंगे, लाशों पर राजनीति करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर्स, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जिसने रात में हमारे साथ मिलकर बच्चों को बचाने का काम किया वो हतोत्साहित होंगे। कमलनाथ जी को चाहिए कि इस समय पर राजनीति ना करें। सर, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल बनाने के लिए और खासतौर से सरकारी अस्पताल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा परमिशंस लगती हैं। उसमें फायर सेफ्टी की जो परमिशन है, इक्विपमेंट पूरा है या नहीं, उसकी एक पूरी फहरिस्त होती है जिसकी परमिशन चाहिए होती है। क्या सरकार अब तक सो रही थी जो उसको पता नहीं था कि तीसरी मंजिल पर जहाँ पर ये है वहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट है वो पूरी तरीके से है नहीं? कल फायर ब्रिगेड भी जब आई तो एक जो पाइप फट गया वहाँ पर काम करने के लिए, इसका मतलब अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी अस्पताल में सुरक्षा के नाम पे। देखिए, ये सब जांच के दायरे में है। जैसा मैंने कहा कि यदि इस तरह की कोई लापरवाही, नेग्लिजेंस होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सर, पर घटना के बाद कार्रवाई की बात होती है, उससे पहले भी तो कुछ मैकेनिज्म होते हैं। सरकार की विफलता नहीं है ये चेक करना कि इस तरह के अस्पतालों में क्या इंतजाम है और क्या नहीं है? देखिए, हमारे पहले ही निर्देश थे कि सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट हो और इसी बात की जांच होगी कि उस हॉस्पिटल में था या नहीं। यदि था तो उसमें क्या दिक्कत हो गई और यदि नहीं था तो कौन जिम्मेदार है जिन्होंने नहीं कराया, उस पर कार्रवाई होगी।
कैसे सुनिश्चित करेंगे आपकी ऐसी कार्रवाई, ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे? क्योंकि घटना के बाद ये सब बातें कहना बहुत आसान हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है सर। देखिए, ये सुनिश्चित किया जाएगा, रिपोर्ट के दायरे में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये भी सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये जांच की रिपोर्ट के बाद सब कुछ निर्णय लिया जाएगा। कई सारे माँ बाप हैं जिनसे हमने आज बात करी, वो अभी भी कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि उनके बच्चों के हालात क्या हैं। कुछ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके बच्चे को पहले मृत घोषित कर दिया गया, बाद में कहा गया कि वो अभी भी जीवित हैं। क्या उसके लिए आप कुछ वहां पर पुख्ता इंतजाम करेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों से मिल सकें, कम से कम उनको संतुष्टि हो कि उनका बच्चा अभी भी जीवित है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, हमने ये व्यवस्था की है कि दिन में कम से कम 3 बार पेरेंट्स को वार्ड में ले जाकर उनके बच्चों को दिखाया जाएगा। जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे बातचीत कराई जाएगी। क्योंकि एक बात मैं यहाँ जरूर इंगित करना चाहता हूँ, एसएनसीयू में वैसे भी बहुत ही क्रिटिकल जो बच्चे होते हैं वही रखे जाते हैं, जो अंडरवेट हैं, जो प्रीमेच्योर हैं। तो उन सबकी तबीयत तो खराब है, उनके साथ पेरेंट्स तो रखे नहीं जा सकते। पर हमने ये व्यवस्था की है कि उनकी संतुष्टि के लिए, उनके विश्वास के लिए हम अलग अलग समय पर पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं। हमारा प्रशासन, हमारा जो हॉस्पिटल अमला है वो इस व्यवस्था में लगा है। बच्चे को वो देख लें और उसके बाद जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं बच्चों का, उनसे उनकी बातचीत भी हम करवा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल और स्थिर रहे और बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सरकार कर क्या रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हर घटना के बाद ही इस तरीके की जो कवायद शुरू होती है कि अब कोशिश करी जा रही है आगे ऐसा ना हो, ये चीज़ें एक बड़ी नेग्लिजेंस हैं। ये शायद इन चीज़ों पर पहले सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। वेट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जिम्मेदारी तय हो और दोषियों को बख्शा बिल्कुल ना जाए। सबकी जिम्मेदारी तय हो, पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके माथे पे शिकन भी ना आए। फिर लेकिन कोशिश करेंगे, हमारा काम है सवाल पूछना, पूछते रहेंगे, क्योंकि आगे किसी माँ बाप को इतना बड़ा बोझ अपने कंधे पे ना उठाना पड़े, इसके लिए कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर।